हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 10th के लिए क्वेश्चन बैंक 2011 का फर्स्ट सिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 2011 का पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है ना, ये 2011 का पेपर है। तो ये 2011 का पेपर है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है फर्स्ट सिटिंग का है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो ये आपका दोस्तों अक्रिय गैस है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय गैस। इसको याद कर लीजिएगा, अक्रिय गैस होता है हीलियम। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया कि हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय गैस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं अच्छी तरह से। तो जल का सूत्र क्या होता है भाई? H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। तो यहाँ पे H कितना है भाई? 2 है और O कितना है? 1 है। तो यहाँ पे इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2:1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या पूछा जा रहा है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो क्या बताएंगे इसका आंसर? आप बताएंगे 7। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7। और वर्गों की संख्या अगर पूछ दे, आवर्त इस तरह से रहेंगे और वर्गों की संख्या इस तरह से रहेंगे। ठीक है ना, इस तरह से रहते हैं। तो इस तरह से अगर आपको पूछा जाए तो आवर्त की पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इस तरह से जो रहेंगे उसको 7, और इस तरह से वर्गों की संख्या पूछेगा तो 18 बताएंगे। ठीक है, तो इसमें आवर्तों की संख्या 7 होगा और वर्गों की संख्या अगर पूछता तो हम 18 बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है आपको पता होनी चाहिए। ये तो अधातु होता है, नहीं सॉरी, सिलिकॉन जो होता है उपधातु होता है। सिलिकॉन क्या होता है? उपधातु होता है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। याद रखिएगा, सिलिकॉन का सूत्र जो होता है दोस्तों SI होता है, ये उपधातु होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सिलिकॉन उपधातु होता है। ठीक है ना, उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं उसको उपधातु कहा जाता है। धातु और अधातु का दोनों का गुण जिसमें पाया जाता है वह धातु, उसे क्या कहते हैं? उस तत्व को हम लोग उपधातु कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन हम लोग 5 का सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है तो इसको देखिए। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि OH का क्रियाशील मूलक क्या होगा। तो OH का क्रियाशील मूलक क्या होगा दोस्तों? तो देखिए इसका हम लोग क्रियाशील मूलक आपको पता होनी चाहिए। यदि केमिस्ट्री अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे क्लास 10th का तो इसका क्रियाशील मूलक आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका क्रियाशील मूलक जो होगा दोस्तों, तो देखिए इसका क्रियाशील मूलक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अल्कोहल होता है। जहाँ भी OH दिखाई दे वो अल्कोहल का OH जहाँ भी दिखाई दे उसका क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? अल्कोहल होता है। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन दोस्तों कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ADP होगा। क्या होगा? ADP। तो यहाँ पे टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ADP के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है? तो आपके बुक में दिए गए हैं आपका 30.5 kg मोल प्रति मोल होता है। ठीक है, 30.5 kg प्रति मोल होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ये तो आपको पता होनी चाहिए, 4 कोष्ठ होते हैं। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए, मानव हृदय का प्रसंकुचन दाब है लगभग कितना होता है? तो 120 होता है। 120 mmHg होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में
यहाँ पे देखिए मिस्टेक किया गया है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, वाष्पो उत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पो उत्सर्जन यही होता है। तो यहाँ पे पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है भाई? तो पत्ता में होता है, पत्तियाँ में होता है। पौधों में वाष्प का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो पत्ती की भाग से होता है, ठीक है, पत्ते वाले भाग से। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन से, ठीक है ना, नाइट्रोजन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % रहता है दोस्तों? ये आपको पता होनी चाहिए, 78%। याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है भाई? तो मुकुलन विधि, ठीक है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन विधि, ठीक है। जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होगा? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान अगर कभी भी पूछा जाए तो साइन आई बटे साइन आर, जिस स्नेल ने दिया था नियम कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। म्यू बराबर आप पढ़े होंगे साइन आई, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक है। तो ये म्यू बराबर, तो ये किसने कहा था? तो स्नेल ने कहा था। कहीं ये भी पूछ सकता है कि साइन आई बटे साइन आर का नियम एक अपवर्तनांक है, किसने दिया? तो स्नेल ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो आपको पता होनी चाहिए, दाढ़ी बनाने के लिए आपका चित्र जो दिखना चाहिए बड़ा दिखाई देना चाहिए था, ठीक है ना, समतल दिखाई देना चाहिए था। तो यहाँ पे दाढ़ी बनाने में आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अगर यही पूछ दे कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दाढ़ी बनाने में तो अवतल, साइड मिरर के रूप में पूछेगा तो उत्तल कहेंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल। स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव अधिक होगा? तो स्पेक्ट्रम जो होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कोई प्रिज्म है, यहाँ से कोई किरण आया, यहाँ से टकराया, और क्या होता है यहाँ पे 7 रंगों में ये विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। और ये जो 7 रंग के यहाँ पे जो पट्टी तैयार होता है इसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और ये सबसे नीचे वाले को हम लोग बैगनी बोलते हैं, ठीक है, और सबसे ऊपर वाले को लाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल। तो सबसे अधिक झुकाव किसका होगा भाई? सबसे नीचे वाला यानी बैगनी का। और सबसे कम झुकाव पूछेगा तो लाल का बताइएगा। तो सबसे अधिक झुकाव पूछा जा रहा है तो आपका बैगनी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एक सूत्र से के माध्यम से आपकी याद रख सकते हैं। इसको आप बैजानी या पिनाला कह सकते हैं। बैजानी पिनाला बोल सकते हैं। बै मतलब बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इस तरह से आप बैजानी या पिनाला याद करके आप याद रखिएगा। नीचे से चलता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक झुकाव बैगनी का, सबसे अधिक विचलन बैगनी का, सबसे कम विचलन लाल का, सबसे कम झुकाव लाल का। अब यही कोई पूछ दे कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो आप क्या बताइएगा? लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। तो इसमें पूछा गया है सबसे अधिक झुकाव, तो बैगनी का बताइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर।
तो अब अगला हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ये देखिए, ये कुंडली का प्रतिरोध के लिए सूत्र पूछा जा रहा है। तो एक ओम का नियम आप पढ़े होंगे कि V बराबर क्या है, ओम के नियम से पढ़े होंगे कि V बराबर होता है, सॉरी I बराबर होता है V बटे R, ठीक है। V बराबर होता है I बराबर होता है V बटे R। ये आप लोग किस चीज़ में पढ़े होंगे, तो ओम के नियम से आप पढ़े होंगे। ये R यहाँ I के पास आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ R बराबर हम बोल सकते हैं V बटे I बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सूत्र दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रतिरोध R क्या है, प्रतिरोध V क्या है, विभवांतर हो गया, I क्या हो गया, धारा हो गया। तो यहाँ पे R बराबर V बटे I, यही सही हो जाएगा इसका आंसर। किसी कुंडली का प्रतिरोध R बराबर V बटे I होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ये देखिए। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से हम लोग जवाब देंगे कि डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, AC और DC, यानी कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। DC के मतलब दिष्ट धारा, AC के मतलब प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो AC और DC किस धारा से किस चीज़ से प्राप्त होता है, तो डायनेमो से AC या DC दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं। देखिए, तो इसका हम एक चीज़ बता दें, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते रहते हैं। ये खारा जल तो कभी होगा ही नहीं और ये मृदु जल कभी नहीं होता है। साफ और गंदा जल में इसी में कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होते रहता है। तो देखिए, डेंगू की बात करेगा, डेंगू, मलेरिया का नाम सुने हैं, मलेरिया। तो मलेरिया जो रोग होता है ये भी मच्छर के ही काटने से होता है, मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया जो होता है, म से मलेरिया, म से मल, मल के मतलब होता है कि गंदा जल, ठीक है। तो मलेरिया जो होगा दोस्तों, मल वाले यानी कि मैले जल यानी कि गंदा जल में, ठीक है। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले अगर बोला जाए तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर कहाँ होंगे, गंदे जल में। और यहाँ पे डेंगू की बात किया गया है। तो डेंगू जो अगर पूछा जाएगा तो इसके लिए याद रखिएगा, डेंगू जो होता है साफ जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले किस जल में रहते हैं, साफ जल में, याद रखिएगा। अब मलेरिया कहेगा तो मल वाले जल यानी कि गंदा जल में रहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में पाए जाते हैं, साफ जल में, याद रखिएगा। डेंगू की बात करेगा, सॉरी यहाँ पे डेंगू की बात कर रहा है, डेंगू की बात करेगा तो साफ जल, और मलेरिया की बात करेगा, मलेरिया उत्पन्न करने वाला, तो उसको गंदा जल मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर की बात की गई है तो हम क्या बताएंगे, साफ जल। और यही मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर के नाम पूछता तो उसको हम बताते गंदा जल, ठीक है। मलेरिया मल वाले जल यानी कि गंदा जल। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस के ईंधन का स्रोत है। बायोगैस के ईंधन के स्रोत अगर कहीं पूछा तो बस आपको करना क्या है दोस्तों, बायोगैस के ईंधन के स्रोत अगर पूछा तो बायोगैस ईंधन के स्रोत आपका लकड़ी हो जाएगा, गोबर गैस हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। इस सब से बायोगैस के स्रोत, ये क्या है भाई, बायोगैस के स्रोत हैं। लेकिन ये नाभिकीय ऊर्जा जो होता है ये नहीं है। तो यही पूछा गया है कि बायोगैस के स्रोत कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये बायोगैस के ईंधन का स्रोत नहीं है, ये नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है। नाभिक के टूटने से, एक बड़े नाभिक के टूटने से ये नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह से वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपके लिए लाता रहूं। ये 2011 का जो 2011 में फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका सोल्यूशन मैंने आपको अच्छी तरह से करके बताया, साइंस का। चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत